Hello everyone, welcome to JK Study Hotspot. My dears, today we will discuss about bank reconciliation statement. बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या है, हम अकाउंटिंग में क्यों यूज़ करते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में. दिस इज ओवर 6th क्लास. बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, फर्स्ट वी विल recapitulate what we have discussed in the last class. Our topic, voucher. So friends, let's start the lecture. व्हाट इज़ बाउचर? बाउचर क्या है? बाउचर अथोराइज करता है हमारी पेमेंट को. बाउचर डिस्क्राइब्स एंड अथोराइज द पेमेंट ऑफ अ लाइबिलिटी टू अ सप्लायर. तो कोई भी हम चीज़ परचेज करते हैं उसको वो अथोराइज करता है उसकी पेमेंट को बाउचर. और बाउचर की कितने टाइप्स पढ़ी थी हमने? मेनली ये 2 टाइप्स का है, कैश बाउचर और नॉन कैश बाउचर. कैश में कौन से आगे? डेप्टर पेमेंट बाउचर और क्रेडिट और रिसिप्ट बाउचर. और नॉन कैश में आगे ट्रांसफर बाउचर एंड सपोर्टिंग बाउचर. दीज आर द मेन 4 टाइप्स ऑफ बाउचर. लेट्स डिस्कस सम important questions of the voucher lesson. Which voucher is used to transfer amount from one bank to another? तो एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए कौन सा वाउचर यूज़ किया जाता है? तो वो वाउचर है, कौन सा यूज़ करते हैं हम? कॉन्ट्रा वाउचर. वाउचर इज यूज टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ कैश और चेक. तो कैश और चेक की पेमेंट करने के लिए हम कौन से वाउचर को यूज़ करते हैं? तो ये वाउचर है हमारा डेब्ट वाउचर. रिसिप्ट वाउचर आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? तो रिसिप्ट वाउचर कितने टाइप के होते हैं? रिसिप्ट वाउचर आर ऑफ 2 टाइप्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर वाउचर एंट्री? तो वाउचर एंट्री के लिए हम इनमें से क्या यूज़ करते हैं? तो हम यूज़ करते हैं वाउचर एंट्री के लिए लेजर अकाउंट को हम यूज़ करते हैं. एनी रिटन एविडेंसेस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड. कि कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है हमारी, उसके रिटन एविडेंस को हम क्या कहेंगे? तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे वाउचर. वाउचर हमारी किसी भी ट्रांजैक्शन का एविडेंस है, वो उसकी ऑथेंटिकेट करता है हमारी ट्रांजैक्शन को. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट फेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल? तो अकाउंटिंग साइकिल का फर्स्ट फेज क्या है? फर्स्ट फेज है आइडेंटिफाइंग एन इकोनॉमिक इवेंट आर ट्रांजैक्शन. किसी भी इकोनॉमिक इवेंट या ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना. सेकेंड, देन preparing journal, then posting entries to ledger account, and last making decision about that business. तो उस बिजनेस से के लिए हमें कोई डिसीजन बनाना कि हमारा बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो उसके रिलेटेड हम कोई डिसीजन बनाएंगे, तो वो आ गया लास्ट स्टेज. तो ये था हमारा वाउचर जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था, उसको हमने आज हल्का सा रिकैप्चुलेट कर दिया है. तो friends, let's start our today's lecture, which is bank reconciliation statement. तो बैंक reconciliation statement क्या है? Bank reconciliation statement is a statement which records difference between the bank statement and general ledger. तो ये बैंक reconciliation statement क्या है? ये हमारे जो बैंक की स्टेटमेंट है और जो जनरल लेजर है उनके रिकॉर्ड्स का डिफरेंस बताती है, जो हमारी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट. गाइस, होता क्या है कि जैसे भी कोई कंपनी है और उसका जो लेजर अकाउंट होगा और जो बैंक होगा, तो इनमें क्या होगा कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अकाउंट्स में लास्ट में मिसमैच हो जाता है ड्यू टू एनी एरर, ह्यूमन एरर या किसी और कारण से. क्या होता है कि बहुत बार लास्ट में वो मैच नहीं करता. तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट की मदद से हम वो जो एरर है हमारा उसको फाइंड करते हैं और लास्ट स्टेटमेंट को हम करेक्ट करते हैं. नेक्स्ट, द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द बैंक स्टेटमेंट इशूड बाय द बैंक एंड द अमाउंट रिकॉर्डेड इन द ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट बुक मेंटेन्ड बाय चार्टर्ड अकाउंट माइट डिफर. तो अभी हमने डिस्कस किया कि जो बैंक स्टेटमेंट इशू करता है उसमें जो अमाउंट डिस्कस की है उसने, और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो बनाता है अपनी अकाउंटिंग बुक, वो हल्का सा उसमें डिफरेंस आता है ड्यू टू किसी एरर की वजह से, या फिर कोई कैलकुलेशन में कोई गलती हो गई, या कोई चीज़ एंट्री कोई मिस कर दी गई, तो उसकी वजह से क्या होता है कि दोनों की मैच नहीं करती हैं स्टेटमेंट्स. तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या करता है? बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट चेक्स एंट्रीज ऑन मंथली बेसिस. मंथली बेसिस वो एंट्रीज को चेक करता है टू अवॉइड एनी फ्यूचर डिस्क्रिपेंसी. तो फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो कोई मिसमैच ना हो, उसके लिए वो मंथली बेसिस पे चेकिंग करते हैं.
ताकि फ्यूचर में जाके हमारे बैंक और जो कंपनी है उसकी स्टेटमेंट में कोई मिसमैच ना आए। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट चेक्स द डिसिमिलरिटी फाउंड बिटवीन द टू एंड मेक अप्रोप्रिएट चेंजेस। तो जो दो अकाउंट हो गए, बैंक के और जो कंपनी का जो अकाउंट है, उनकी बुक है अकाउंटिंग बुक, तो उसमें उनमें जो डिसिमिलरिटीज आती हैं उसको चेक करता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और अप्रोप्रिएट जो चेंजेस चाहिए उसको ठीक करने के लिए जो जो चेंजेस चाहिए तो वो हम किसकी मदद से करते हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की मदद से हम अप्रोप्रिएट चेंजेस जो जो हमें चाहिए तो वो करते हैं। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट यही है कि बैंक और जो कंपनी है उनमें उनके अकाउंट्स में मिसमैच आता है, तो विद द हेल्प ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट वी कैन क्लियर दिस फॉल्ट। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है, जो एरर आ रहा है, उसको हम क्लियर कर सकते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की मदद से। बैंक रिकन्सिलिएशन आर कंप्लीटेड एट रेगुलर इंटरवल टू इंश्योर दैट द कंपनीज कैश रिकॉर्ड्स आर करेक्ट। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट रेगुलर इंटरवल में करते हैं ताकि जो इंश्योर कर सके हम कि कंपनी का जो कैश रिकॉर्ड्स हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं, उनमें कुछ फॉल्स, कुछ गलत नहीं है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आल्सो हेल्प टू डिटेक्ट फ्रॉड। इससे हम फ्रॉड्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड एनी कैश मैनिपुलेशंस, कोई भी फ्रॉड हो रहा है, जब कैश की मैनिपुलेशन हो रही है, गलत एंट्री हो रही है, जहाँ पे हमने एंट्री ज़्यादा करनी थी तो कम कर दी है, चाहे जानबूझ के की है चाहे गलती से की है, कुछ भी है, तो ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट उसको फाइंड करता है। और अगर कोई फ्रॉड कर रहा है तो उसको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो यही था मेन क्रक्स बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का, कि मिसमैच जो आएगा उसको हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की हेल्प से उसको हम ठीक करते हैं। बैंक और जो कंपनी की अकाउंट बुक है उसमें जो मिसमैच आएगा। अब है रीजंस फॉर डिफरेंस बिटवीन बैंक स्टेटमेंट एंड कंपनीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड। तो इसका रीज़न क्या है कि कंपनी का जो अकाउंट है और जो बैंक का अकाउंट है इनमें मिसमैच क्यों आता है, ऐसा क्या कारण है कि इन दोनों के जो अकाउंट्स हैं उनमें मिसमैच आता है। लेट्स सी, व्हेन बैंक सेंड कंपनीज अ बैंक स्टेटमेंट, जब बैंक कंपनी को बैंक स्टेटमेंट भेजता है, दैट कंटेन द कंपनीज बिगनिंग कैश बैलेंस, उसमें कंपनी का बिगनिंग कैश बैलेंस होगा, ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द पीरियड, उस प्रॉपर पीरियड में जो जो कंपनी ने ट्रांजैक्शंस की हैं वो उसमें रिकॉर्ड होंगी, एंड एंडिंग कैश बैलेंस, जो एंड में जो कैश बैलेंस बचा है वो उसमें मेंशन होगा। ऑलमोस्ट ऑलवेज द बैंक्स एंडिंग कैश बैलेंस एंड द कंपनीज एंडिंग कैश बैलेंस आर नॉट सेम। हमेशा क्या होगा कि मेजॉरिटी केसेस में होगा कि बैंक की जो एंडिंग कैश बैलेंस होगा, मतलब बैंक पूरी स्टेटमेंट बनाएगा और लास्ट में जो एंडिंग कैश बैलेंस मेंशन करेगा वो, और जो कंपनी अपने चार्टेड अकाउंटेंट से अपनी अकाउंट बुक बनाएगी उसमें जो कंपनी का एंडिंग बैलेंस होगा वो दोनों मिसमैच करेंगे, वो दोनों सेम नहीं होंगे। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस दे आर नॉट सेम। तो इसके कुछ रीजंस हैं। तो रीजंस क्या हैं? सबसे फर्स्ट रीजन हम देखते हैं डिपॉजिट्स इन ट्रांजिट। तो क्या है डिपॉजिट इन ट्रांजिट? कैश एंड चेक्स दैट हैव रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड बाय द कंपनी। किसी भी कंपनी से किसी ने कुछ परचेज किया तो उसको उन्होंने कैश और या फिर चेक में पेमेंट की, तो दैट हैव बीन रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड बाय द कंपनी, वो कंपनी ने रिसीव किया और कंपनी ने रिकॉर्ड भी कर दिया, बट हैव नॉट येट बीन रिकॉर्डेड ऑन द बैंक स्टेटमेंट। उसको कंपनी ने रिकॉर्ड कर लिया, रिसीव भी किया और रिकॉर्ड भी कर लिया अपनी स्टेटमेंट में, बट उसको बैंक की स्टेटमेंट में वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। इससे क्या होगा कि दोनों स्टेटमेंट्स में मिसमैच आ जाएगा। कंपनी में रिकॉर्ड है बट वो बैंक की स्टेटमेंट में वो रिकॉर्ड नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होगा, दोनों में मिसमैच आ जाएगा, दोनों इक्वल नहीं आएंगी लास्ट एंडिंग बैलेंस। सेकंड देखते हैं, सेकंड है आउटस्टैंडिंग चेक्स। आउटस्टैंडिंग चेक्स में क्या है कि चेक्स जो इशू हुए हैं, कंपनी ने चेक्स को इशू किया है क्रेडिटर्स को, बट जो पेमेंट है, पेमेंट हैव नॉट बीन प्रोसेस्ड। चेक को इशू कर दिया है बट जो पेमेंट है वो प्रोसेस नहीं हुई है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जब चेक इशू करेंगे वहां पे वो लिख लेंगे कि इतनी पेमेंट हो गई है, बट लास्ट में वो बैंक से पेमेंट वो प्रोसेस नहीं हुई है, तो इसकी वजह से भी उन दोनों में मिसमैच आएगा, बैंक की और कंपनी के अकाउंट्स में मिसमैच आ जाएगा।
नेक्स्ट है बैंक सर्विस फीस। बैंक जो हमें सर्विस दे रहा है उसकी कुछ फी भी लेता है बैंक हमसे, तो उसकी वजह से भी कुछ मिसमैच आता है। बैंक क्या करता है, फी डिडक्ट करता है जो हमें सर्विस दे रहा है, उसके लिए कस्टमर्स को जो सर्विस दे रहा है उसके लिए कुछ फी बैंक जो हमसे डिडक्ट करेगा। बट ये जो अमाउंट है ये यूजली बहुत कम होती है। जैसे हम भी एटीएम यूज़ करते हैं तो वो बैंक हमसे ईयरली एटीएम के चार्जेस यूज़ करता है, लाइक 200 और 300। तो ये लिटिल अमाउंट है, इसका हमें पता भी नहीं चलता कि कब बैंक ने वो डिडक्ट कर लिया है। तो इसकी वजह से भी क्या है, बैंक जो सर्विस की फीस चार्ज करता है उसकी वजह से भी मिसमैच आ जाता है कंपनी के अकाउंट और बैंक के अकाउंट में। नेक्स्ट है इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम क्या है, बैंक क्या है, इंटरेस्ट पे करता है। बैंक पेज इंटरेस्ट ऑन सम बैंक अकाउंट्स। तो जो कंपनी का बैंक अकाउंट है कोई, तो उसमें बैंक इंटरेस्ट भी पे करेगा। अगर पैसा जमा कराया तो बैंक उसमें इंटरेस्ट भी पे करेगा, लेकिन ये इंटरेस्ट बैंक के अकाउंट में तो आएगा, बट जो कंपनी के अकाउंट में आएगा वो वहाँ पे वो इंटरेस्ट मेंशन नहीं होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, उनमें मिसमैच आ जाएगा। बैंक नोट करेगा इंटरेस्ट, बट जो कंपनी है वो तो इंटरेस्ट नोट नहीं करेगी, तो इसमें लास्ट में उनका जो बैलेंस है, नेट टोटल है, उसमें मिसमैच आ जाएगा। नेक्स्ट है नॉट सफिशिएंट फंड्स एनएसएफ चेक्स। जो एनएसएफ चेक्स क्या हैं, नॉट सफिशिएंट फंड्स। एनएसएफ मीन नॉट सफिशिएंट फंड्स। जो फंड्स हैं वो सफिशिएंट नहीं है उस ट्रांजैक्शन के लिए। जैसे आपने किसी को चेक दिया है 50,000 का, बट आपके अकाउंट में तो 20,000 है, तो वो चेक बाउंस हो जाएगा। चेक की वो पेमेंट तो होगी ही नहीं, क्योंकि आपके चेक आपने इशू किया है 50,000 बट आपके अकाउंट में पेमेंट है 20,000 की। तो ये कौन सा हो गया, ये आ गया एनएसएफ चेक, मीन्स नॉट सफिशिएंट फंड्स। आपके अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स है ही नहीं, बट आप इशू कर रहे हो फंड से ज़्यादा है, 50,000 इशू कर रहे हो बट आपके पास तो 20,000 है, तो ये आ जाएंगे एनएसएफ चेक्स। तो इसकी वजह से भी मिसमैच आ जाता है। जब एक कस्टमर डिपॉजिट करता है चेक इनटू एन अकाउंट, किसी भी अकाउंट में वो चेक इशू कर रहा है, बट जो अकाउंट है इशूअर का, जो इशू कर रहा है चेक का, उसमें इनसफिशिएंट अमाउंट है, सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, तो बैंक क्या करेगा, डिडक्ट कर देगा फ्रॉम द कस्टमर्स अकाउंट। कस्टमर के अकाउंट से डिडक्ट करेगा द चेक दैट वाज प्रीवियसली क्रेडिटेड। जो पहले प्रीवियसली चेक क्रेडिट किया गया था, तो उसमें से वो बैंक क्या कर देगा, कस्टमर के अकाउंट से वो डिडक्ट कर देगा। देन द चेक इज रिटर्न टू द डिपॉजिटर एज एन एनएसएफ चेक। तो लास्ट में ये चेक एनएसएफ चेक वो जो डिपॉजिटर है उसको ये रिटर्न कर दिया जाएगा। तो इसकी वजह से भी, एनएसएफ चेक की वजह से भी क्या आएगा, मिसमैच आ जाता है हमारे अकाउंट्स में। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस जिनकी वजह से हमारे जो बैंक की स्टेटमेंट है और जो किसी कंपनी है उसकी स्टेटमेंट है, तो उस दोनों में क्या है, सिमिलैरिटी नहीं आती, वो दोनों लास्ट में स्टेटमेंट्स इक्वल नहीं आती। ये थे मेन रीजन। अब देखते हैं कि प्रोसीजर क्या है बैंक रिकंसिलेशन का। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जो है, इसका प्रोसीजर क्या है, ये कैसे वर्क करती है। तो फर्स्ट स्टेप, ऑन द बैंक स्टेटमेंट कंपेयर द कंपनीज लिस्ट ऑफ इशूड चेक्स। तो कंपेयर करते हैं कंपनी ने जो चेक इशू किए थे एंड डिपॉजिट्स टू द चेक्स शोन ऑन द स्टेटमेंट, और जो स्टेटमेंट्स में उसने चेक शो किए हैं डिपॉजिट्स, वो चेक करेंगे टू आइडेंटिफाई अनक्लियर चेक्स एंड डिपॉजिट इन ट्रांजिट। तो कुछ चेक्स क्या होंगे, वो अनक्लियर होंगे, तो हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे कौन कौन से चेक जो हैं वो अनक्लियर हैं। तो फर्स्टली ये करेंगे, हम चेक्स को चेक करेंगे, अनक्लियर चेक को हम आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद क्या है, यूजिंग द कैश बैलेंस शोन ऑन द बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में जो कैश बैलेंस हमारा शो हुआ है, एड बैक एनी डिपॉजिट इन ट्रांजेंट। तो हम जो हमारा जो कैश बैलेंस है जो हमारी बैंक स्टेटमेंट में शो हो रहा है, उसमें हम चेक करेंगे कि कोई ऐड बैक तो नहीं है, कोई पहले कोई डिपॉजिट तो नहीं किया गया था, तो वो हम डिपॉजिट को चेक करेंगे उसमें हमारे अकाउंट में। उसके बाद डिडक्ट एनी आउटस्टैंडिंग चेक्स। कुछ और आउटस्टैंडिंग चेक हैं जो डिडक्ट हुए हैं, उनको हम चेक करेंगे। दिस विल प्रोवाइड द एडजस्टेड बैंक कैश बैलेंस। तो ये हमें जो
एडजस्टेड बैंक कैश बैलेंस है ये हमें प्रोवाइड करता है। हम देख सकते हैं कि जो हमारे कैश का बैलेंस हमारा कितना है, उसमें कुछ मिसमैच तो नहीं है। जो आउटस्टैंडिंग चेक्स हैं वो जो डिडक्ट हो चुके हैं उनको हम चेक करेंगे। नेक्स्ट क्या है, यूज द कंपनीज एंडिंग कैश बैलेंस। कंपनी का एंड कैश बैलेंस जो लास्ट में बैलेंस स्टेटमेंट है उसको यूज करेंगे। एड एनी इंटरेस्ट अर्न, उसने कुछ इंटरेस्ट तो नहीं अर्न किया है, जो इंटरेस्ट अर्न किया है उसको हम एड ऑन करेंगे। एंड नोट्स रिसीवेबल अमाउंट्स, और कुछ जो अमाउंट्स उन्होंने रिसीव किए हैं वो भी उसमें हम एड ऑन करेंगे। इसके बाद क्या है, डिडक्ट एनी बैंक सर्विस फीस, तो बैंक जो सर्विस फी लेगा उसको हम उसमें से अमाउंट में से डिडक्ट करेंगे। कोई पेनल्टी लगी है उन पे, कोई बैंक ने पेनल्टी लगाई है, फाइन किया है, तो वो भी हम उससे डिडक्ट करेंगे। एनएसएफ, एनएसएफ मीन नॉन सफिशिएंट फंड्स, चेक्स हैं वो भी हम उसमें से डिडक्ट करेंगे। तो ये आ गया नेक्स्ट स्टेप। इसके बाद क्या है, आफ्टर रिकॉन्सिलेशन जो एडजस्टेड बैंक बैलेंस है शुड मैच विद द कंपनीज एंडिंग एडजस्टेड कैश बैलेंस। तो अब जो बैंक का कैश बैलेंस है वो इक्वल हो जाएगा कंपनी का कैश बैलेंस से। दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे से मैच करेंगे। ये था प्रोसीजर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है। अभी हमने डिस्कस किया, अब हम एक एग्जाम्पल लेके उसको सॉल्व करते हैं। तो सपोज एक कंपनी है, XYZ कंपनी है, इज क्लोजिंग इट्स बुक्स एंड मस्ट प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलेशन फॉर द फॉलोइंग आइटम्स। तो वो एक अपनी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रही है। तो बैंक स्टेटमेंट कंटेन एन एंडिंग बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट क्या बताती है, एंडिंग बैलेंस कितना है, $3 लाख। बैंक स्टेटमेंट $3 लाख बताती है एंडिंग स्टेटमेंट ऑन 28 फरवरी 2018। वेयर एज जो कंपनी का लेजर है वो शो कर रहा है, वो कितना एंडिंग बैलेंस शो कर रहा है, वो कर रहा है 2,60,900। तो बैंक शो कर रहा है 3 लाख और कंपनी शो कर रही है 2,60,900। इसमें से देखिए कितना मिसमैच आ गया, बैंक और कंपनी का दोनों इक्वल नहीं है। तो क्यों नहीं है वो आगे हम देखते हैं क्या क्या आएगा। तो बैंक स्टेटमेंट कंटेन अ $100 सर्विस चार्ज। तो जो बैंक की स्टेटमेंट है यहाँ पे क्या है, $100 सर्विस चार्ज है फॉर ऑपरेटिंग द अकाउंट। अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए बैंक ने एक चार्ज लिया है, सर्विस चार्ज, वो कितना है, $100। इसके बाद बैंक स्टेटमेंट कंटेन इंटरेस्ट इनकम ऑफ $20। तो बैंक स्टेटमेंट में जो अमाउंट है उसकी इंटरेस्ट जो मिला उसको $20 वो भी इंक्लूड है, बट इसके अकाउंट में इंक्लूड नहीं है। उसके बाद XYZ इशूड चेक ऑफ 50,000। XYZ ने एक चेक इशू किया था 50,000 का, उसने चेक्स इशू किए थे बहुत से 50,000 के, दैट हैव नॉट बीन क्लियर्ड बाय द बैंक। तो जो 50,000 के चेक हैं जो बैंक ने क्लियर नहीं किए। उसके बाद XYZ ने डिपॉजिट किया था 20,000 बट इट डिड नॉट अपीयर ऑन द बैंक स्टेटमेंट। 20,000 उसने डिपॉजिट किया बट वो बैंक की स्टेटमेंट में वो अपीयर नहीं हुआ। उसके बाद एक चेक $470 का इशू किया था टू द ऑफिस, सप्लायर ने वाज मिस रिपोर्टेड, वो मिस रिपोर्ट किया गया इन द कैश पेमेंट जर्नल में। तो $470 का वो चेक था और उन्होंने कितने का लिख लिया, $370 का मिस रिपोर्टेड कर दिया, वो उसमें एरर आ गया, उन्होंने उसको प्रॉपरली मेंशन नहीं किया। $470 का था बट वहां पे मेंशन कितना किया, $370। तो $100 उन्होंने कम लिखा। उसके बाद अ नोट रिसीवेबल ऑफ $9,800 वॉज कलेक्टेड बाय द बैंक। तो बैंक ने कितना कलेक्ट किया, $9,800। उसके बाद अ चेक का $520 $520 का चेक जो डिपॉजिट किया था कंपनी ने उसको बैंक ने वापस भेज दिया एज NSF, नॉन सफिशिएंट फंड्स चेक। NSF चेक समझ के वो वापस भेज दिया बैंक ने। तो अब देखिए कैसे करेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो ये आ गई स्टेटमेंट XYZ कंपनी की। अब देखिए कैश बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट कितना देखा था हमने, $3 लाख। उसके बाद एड डिपॉजिट इन ट्रांजिट, तो डिपॉजिट हुआ था वहां पे
तो कितना 20,000 का, $20,000। तो टोटल कितना आ गया $3,20,000, ये आ गया टोटल। अब उसके बाद आउटस्टैंडिंग चेक्स, जो आउटस्टैंडिंग चेक थे कितने 50,000 के, तो आउटस्टैंडिंग चेक्स क्या हुआ 50,000 के डिडक्ट होंगे, तो कितना बन गया टोटल आ गया $2,70,000। तो बैंक का जब उन्होंने चेक किया बैंक की स्टेटमेंट, तो उसके जो चीज़ें डिडक्ट हो रही थी डिडक्ट की, जो ऐड हो रहा था ऐड किया, तो लास्ट में कितना टोटल बना $2,70,000। ये आ गया हमारा बैंक का। अब देखिए बैलेंस एज पर डिपॉजिटर रिकॉर्ड, तो डिपॉजिटर का रिकॉर्ड कितना कहता है, फर्स्ट एड ऑन 2,60,900 ये डिपॉजिटर का बैलेंस था। यहाँ पे देखिए 2,60,900 डिपॉजिटर का बैलेंस था, तो ये आ गया 2,60,900 डिपॉजिटर का बैलेंस। इसके बाद ऐड हुआ है कुछ रिसीवेबल कलेक्टेड बाय बैंक, तो ये कितना है 9,800, ये ऐड हुआ। इसके बाद इंटरेस्ट अर्नड, इंटरेस्ट मिला कितना $20, तो $9,820 ऐड किया 2,60,900 में, तो ये कितना बन गया 2,70,720, ये आ गया टोटल जो कंपनी की स्टेटमेंट में। अब कुछ डिडक्शंस भी हुई हैं उसमें, तो कुछ हम इसमें से डिडक्ट भी करेंगे। सबसे पहले एनएसएफ चेक, तो एनएसएफ चेक कितने के $520 के। उसके बाद सर्विस चार्ज लिया बैंक ने, जो कि बैंक की स्टेटमेंट में तो था, बट जो कंपनी है उसकी स्टेटमेंट में ये नहीं मेंशन था, तो हम सर्विस चार्ज भी इसमें इंक्लूड करेंगे, डिडक्ट करेंगे कितना $100 का। अब एरर ऑन चेक, तो चेकिंग में हमने देखा था कि यहाँ पे क्या मिसमैच आया था, यहाँ पे $100 का एरर आया था, 470 की जगह 370 लिख दिया था। तो एरर ऑन चेक कितना, हमने एरर कितना था $100 का, तो $100 आ गया। ये कितना बन गया टोटल 520 + 100 + 100, ये आ गया $720। अब क्या है $2,70,720 से हम इस जो डिडक्शन है $720 इसको माइनस करेंगे, तो लास्ट आ गया हमारा कितना $2,70,000। तो ये बैंक का कितना है $2,70,000 और कंपनी का कितना आ गया $2,70,000। तो ये दोनों क्या हैं इक्वल। तो यही मेन फंक्शन है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, कि दोनों की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं बैंक और कंपनी की, दोनों को क्या करना है, इसने इक्वल करना है, बराबर करना है, उसको चेक करना है। जो जो एरर्स आ रहे हैं, कुछ हमने मिस कर दिया है, कोई चीज़ गलत लिख दी, कुछ हमने जैसे हमारे एनसीएफ चेक्स आ गए, तो ये सब डिडक्शंस आ गई, या कुछ ऐड ऑन करना है, ये सब जो मिस हो गया उसको हम चेक करते हैं प्रॉपरली और फिर हम बैलेंस करते हैं। तो नेट बैलेंस क्या आएगा हमारा, बैंक इक्वल टू कंपनी। जो बैंक की स्टेटमेंट है इज इक्वल टू कंपनीज स्टेटमेंट, तो बैंक और कंपनी की स्टेटमेंट इक्वल आएगी। यहाँ पे जैसे हमने देखा $2,70,000 और कंपनी की भी कितनी आ गई $2,70,000। तो यही था मेन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और इसका काम। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ये विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। तो आपको ये प्रॉपरली अब क्लियर हो गया होगा कि क्या है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सिर्फ ये इक्वल करता है बैंक और कंपनी की स्टेटमेंट्स को, क्रक्स में यही है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब कुछ एडवांटेजेस हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो देखिए फर्स्ट फ़ायदा क्या है, फी एंड इंटरेस्ट ट्रैकिंग। तो हर मंथ बैंक क्या करता है, कुछ फ़ी ऐड करेगा हमारे अकाउंट में, हम जो सर्विस ले रहे हैं फ़ी, कुछ पेनल्टी, कुछ इंटरेस्ट होंगे पेमेंट्स में, तो ये सब अप्लाई होंगे हमारे अकाउंट में। बट हमें जो कंपनी का अकाउंट है उसको इसकी नॉलेज नहीं होगी, तो उसको नहीं पता होगा कितनी फ़ी लगी, कितनी पेनल्टी है, तो वो ये चीज़ मिस कर देंगे उनके अकाउंट्स में। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की मदद से हम इसको फाइंड कर सकते हैं और जो लास्ट अकाउंट है उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। उसके बाद मेन है जो फ्रॉड को डिटेक्ट करता है। कैसे करेगा फ्रॉड डिटेक्शन, यू माइट नॉट बी एबल टू स्टॉप एन एम्प्लॉय फ्रॉम स्टीलिंग योर मनी वंस। आप किसी भी एम्प्लॉय को नहीं रोक सकते एक बार आपके पैसे चुराने से। फर्स्टली वो आपको पैसे निकाल सकता है, चुरा सकता है, बट यू माइट बी एबल टू प्रिवेंट अ
सेकंड थेफ्ट। आप फर्स्ट थेफ्ट नहीं बचा सकते बट आप सेकंड थेफ्ट बचा सकते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमें हेल्प करती है टू स्पॉट ऑनगोइंग फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन। कोई भी फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन, फ्रॉड ट्रांजैक्शन जो हो रही हैं वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की मदद से हम उनको फाइंड कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट थेफ्ट तो नहीं रोक सकते बट हम सेकंड थेफ्ट को रोक सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसके बाद है ट्रांजैक्शन स्टेटस अपडेट। तो क्या है, जस्ट बिकॉज यू हैव सेंड अ पेमेंट डजंट मीन द पेई हैज कैश द चेक और इवन रिसीव्ड इट। मतलब कि आपने किसी को पेमेंट भेज दी, आपने चेक भेजा, इसका ये मतलब नहीं है कि उसने चेक को कैश कर लिया है या फिर उसने पेमेंट रिसीव कर ली है। आपके भेजने का मतलब ये नहीं है कि उसको पेमेंट मिली है। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या करता है, रिवील करता है कि एक जो चेक हमने भेजा, जो हमने अपने सेलर को, जब किसी को जो पेमेंट करनी है चेक भेजा, तो वो कैश हुआ है या नहीं। विद द हेल्प ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम उसको चेक कर सकते हैं कि उसको चेक कैश किया गया है या नहीं। और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमें अलो करता है टू स्पॉट चेक्स। चेक को स्पॉट कर सकते हैं दैट इट हैवंट बीन पेड एंड कॉन्टैक्ट द पेई टू अर्ज हर टू कैश द चेक। तो हम चेक को स्पॉट कर सकते हैं कि उसकी पेमेंट अभी हुई है या नहीं। नेक्स्ट है इट विल कीप मिस्टेक्स एट बे। तो क्या है, यू विल नो दैट अ बैंक इज रिलायबल व्हेन इट इम्प्लीमेंट्स प्रोसीजर टू अवॉइड मेकिंग मिस्टेक्स इन योर अकाउंट। तो बैंक तभी रिलायबल होगा जब वो हमारे अकाउंट्स में कुछ मिस्टेक्स नहीं करेगा। अगर बैंक मिस्टेक्स करेगा तो बैंक रिलायबल नहीं होगा, हमारा बैंक पे विश्वास नहीं होगा और हम उस बैंक में अपना अकाउंट नहीं बनाएंगे। अगर बैंक मिस्टेक्स नहीं करेगा, इफ बैंक इज रिलायबल, वी हैव ट्रस्ट ऑन द बैंक, देन वी शुड ओपन एन अकाउंट इन दैट बैंक। तो हम जो अकाउंट है उसको कंटिन्यू रखेंगे और अगर बैंक की इमेज अच्छी है तो उसमें और न्यू अकाउंट्स खुलेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, मिस्टेक्स होती हैं, कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं, ह्यूमन एरर हो जाता है। तो सिंपली जैसे कोई टाइपिंग एरर हो गया, तो ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की मदद से क्या हम उस एरर को फाइंड करते हैं और उसको हम ठीक कर देते हैं। कोई भी एरर हो गया, चाहे टाइपिंग एरर हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, हम कुछ लिखना भूल गए, जब हमने गलत लिख दिया, वो सब एरर हम फाइंड कर सकते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की मदद से। नेक्स्ट है इट हेल्प्स यू डिटेक्ट अकाउंटिंग एरर। तो कुछ अकाउंटिंग एरर हो गए, तो हमारे बिजनेस में कुछ अक्कर कर रहे हैं, जैसे कि कोई डबल पेमेंट हो गई, हमने डबल पेमेंट कर दी, एडिशन में गलती हो गई, सब्ट्रैक्शन एरर हो गई, कोई पेमेंट मिस कर दी, कोई चेक हमने लॉस्ट कर दिया। तो ये सब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की मदद से हम इनको चेक कर सकते हैं और इनको वापस हम प्रॉपरली वहाँ पे अपने स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। चाहे कोई डबल पेमेंट हो गई हो, चाहे हमने कुछ एडिशन गलत कर दी है, चाहे हमने सब्ट्रैक्शन गलत कर दी, चाहे कोई पेमेंट हमने मिस कर दी हो, या फिर कोई चेक हमने लॉस्ट कर दिया हो, तो ये सब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की मदद से हम इसको वापस रीचेक करते हैं और हम अपने अकाउंट में वापस उसको प्रॉपरली लिखते हैं। नेक्स्ट है इट अचीव्स एक्यूरेट बैलेंस। तो बैंक रिकंसिलिएशन जो है ये रिवील करता है कि जो कैश ट्रांजैक्शन है वो क्लियर है विद द बैंक। बैंक ने उनको कैश ट्रांजैक्शन को क्लियर कर दिया है। एंड कौन कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं दैट आर स्टिल आउटस्टैंडिंग, जो अभी भी बची हैं, क्लियर नहीं हुई हैं। तो कुछ ट्रांजैक्शन क्लियर होगी, कुछ नहीं हुई। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की मदद से हम इजीली ट्रैक कर सकते हैं कि कौन कौन सी अभी हमारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो आउटस्टैंडिंग हैं, वो अभी क्लियर नहीं हुई हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज lecture bank reconciliation statement. I hope you understand the topic. Now let's discuss some important multiple choice questions from this topic. So our first question is the main purpose of preparing a bank reconciliation statement is. तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का जो मेन मकसद क्या है, किस लिए हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। फर्स्ट है टू नो द बैंक बैलेंस,
बैंक बैलेंस देखने के लिए हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, या टू नो द बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट। बैंक की स्टेटमेंट देखने के लिए हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, या टू करेक्ट द कैश बुक को करेक्ट करने के लिए, और टू आइडेंटिफाई कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। दिस इज द करेक्ट आंसर। हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या कारण थे और क्या डिफरेंसेस थे बिटवीन कैश बुक और बैंक की स्टेटमेंट। बैंक और कंपनी की कैश बुक में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, वो इक्वल क्यों नहीं है। बैंक डजंट इक्वल टू जो कंपनी है, क्यों नहीं है, उसमें क्या क्या हमें चीज़ें मिस कर रहे हैं, तो उसको हम ढूंढते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की मदद से। और लास्ट में बैंक इक्वल्स टू कंपनी, बैंक का अकाउंट इक्वल्स टू कंपनी का अकाउंट, हम उसको बराबर कर देते हैं, मैच कर देते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज डी पार्ट, टू आइडेंटिफाई कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है? पार्ट है बैंक स्टेटमेंट का, पार्ट है कैश बुक का, पार्ट है एक सेपरेट स्टेटमेंट है, या फिर क्या है अ सब डिविजनल और जर्नल, या फिर जर्नल का एक सब डिवीजन है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या है? वो है एक सेपरेट स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ सेपरेट स्टेटमेंट, ये अलग है बैंक स्टेटमेंट से, कैश स्टेटमेंट से और सब डिवीजन जर्नल से, ये अलग है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये एक सेपरेट एंटिटी है। नेक्स्ट है अनकलेक्टेड चेक्स आर ऑल्सो नोन एज। जो चेक कलेक्ट नहीं किए गए उनको हम और क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग चेक बोलेंगे, या अनक्लियर चेक बोलेंगे, या आउटस्टेशन चेक्स कहेंगे, या फिर हम बोथ बी एंड सी, अनक्लियर्ड और आउटस्टेशन चेक्स कहेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज डी। हम क्या कहेंगे? अनक्लियर्ड चेक्स और आउटस्टेशन चेक्स कहेंगे। किसको? अनकलेक्टेड चेक्स को। नेक्स्ट इज फेवरेबल बैलेंस मीन। तो फेवरेबल बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस कैश बुक में, या क्रेडिट बैलेंस किसी बैंक स्टेटमेंट में, या डेबिट बैलेंस कैश बुक में, या फिर बोथ बी एंड सी, क्रेडिट बैलेंस बैंक स्टेटमेंट में और डेबिट बैलेंस कैश बुक में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बोथ बी एंड सी, क्रेडिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट एंड डेबिट बैलेंस इन कैश बुक। इसको क्या कहेंगे हम? फेवरेबल बैलेंस। अनफेवरेबल बैलेंस क्या हुआ? क्रेडिट बैलेंस इन बैंक कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट, और डेब्ट बैलेंस इन कैश बुक और डेब्ट बैलेंस इन पेटी कैश बुक। तो इसका क्या आएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक। अनफेवरेबल बैलेंस क्या है? वो है हमारा क्रेडिट बैलेंस जो हमारी कैश बुक में है। नेक्स्ट, व्हेन चेक इज नॉट पेड बाय द बैंक इट इज कॉल्ड। जब कोई बैंक चेक को पे नहीं करता तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको ऑनर्ड कहा जाता है, या एंडोर्स कहा जाता है, या डिसऑनर्ड कहा जाता है, या फिर ए एंड बी, ऑनर्ड एंड इंडोर्स्ड। तो ऑनर्ड कहेंगे और इंडोर्स भी कहेंगे जब एक चेक को बैंक पे नहीं करता, व्हेन द चेक इज नॉट पेड बाय द बैंक। तो इसको क्या कहेंगे हम? डिसऑनर्ड। तो ये क्या हो गया हमारा? डिसऑनर्ड चेक। नेक्स्ट इज अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय। तो कौन प्रिपेयर करता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? बैंकर करेगा, अकाउंटेंट करेगा, या ऑडिटर करेगा, या फिर रजिस्ट्रार करेगा। तो हमने पढ़ा था अभी क्लास में कि ये कौन करेगा? ये अकाउंटेंट करता है, अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस। तो उस बिजनेस में जो अकाउंटेंट है वो करेगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेगा। नेक्स्ट क्या है? द बैलेंस ऑन द डेब्ट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इंडिकेट। तो जो कैश बुक है उसके जो डेब्ट साइड में बैलेंस है वो क्या इंडिकेट करता है? द टोटल अमाउंट हैज ड्रॉन फ्रॉम द बैंक। बैंक से जो टोटल अमाउंट ड्रॉ किया है, कैश एट बैंक, द टोटल अमाउंट ओवर ड्राफ्ट इन द बैंक और नन ऑफ द अबव। तो क्या है? वो है कैश एट द बैंक। बैलेंस डेब्ट साइड में जो बैलेंस है वो क्या शो कराता है कि बैंक में कितना कैश है। बैंक स्टेटमेंट ऑल्सो कॉल्ड। बैंक स्टेटमेंट को हम और क्या कहेंगे? पासबुक, कैश बुक, क्रेडिट बुक और डेब्ट बुक। तो हम क्या कहेंगे बैंक स्टेटमेंट को?
बैंक स्टेटमेंट को कहेंगे हम पासबुक। बैंक स्टेटमेंट इज आल्सो नोन एज पासबुक। टू चेक विच इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर इज कॉल्ड। मतलब कोई भी डिपॉजिट है वो बैंक ने क्लियर कर दी है, पर जो दूसरा एंड है वहां पे वो क्लियर नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? अनक्रेडिट चेक, अनप्रेजेंटेड चेक, ओमिटेड चेक और डिसऑनर्ड चेक। तो उसको कहेंगे हम अनक्रेडिटेड चेक, जो दूसरे साइड में वो क्लियर नहीं है बट बैंक ने क्लियर कर दी है। When dealing with bank reconciliation statement while using missing method, the credit side of the cash book corresponds to। तो जब हम मिसिंग मेथड यूज करेंगे, जो क्रेडिट साइड है हमारे बैंक का, इट कॉरस्पॉन्ड्स टू डेबिट साइड ऑफ द बैंक, क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक स्टेटमेंट और डेबिट साइड ऑफ द बैंक स्टेटमेंट और नॉन ऑफ देम। तो क्या है करेक्ट आंसर? वो है डेबिट साइड ऑफ द बैंक स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट अफेक्ट बैंक रिकंसिलेशन। तो इनमें से बैंक रिकंसिलेशन को क्या इनमें से अफेक्ट नहीं करता? डिसऑनर्ड चेक, डिस्काउंट रिसीव्ड, बैंक इंटरेस्ट और चेक नॉट प्रेजेंटेड। तो क्या आएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड। अभी हमने पढ़ा, हम रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में क्या क्या देखते हैं? हम देखते हैं डिसऑनर्ड चेक देखेंगे, बैंक क्या क्या इंटरेस्ट ले रहा है तो वो भी हम चेक करेंगे, और चेक्स नॉट प्रेजेंटेड, जो चेक प्रेजेंट नहीं किए वो भी हम चेक करते हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में। तो क्या चीज़ अफेक्ट नहीं करेगी? वो है बी पार्ट, डिस्काउंट रिसीव्ड। हमने कितना डिस्काउंट लिया है वो हम नहीं देखते बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में। उसके बाद आउटस्टैंडिंग चेक्स क्या होते हैं? ऐड टू बुक बैलेंस, डिडक्ट फ्रॉम बुक बैलेंस, ऐड टू बैंक बैलेंस और डिडक्ट फ्रॉम बैंक बैलेंस। तो इसका क्या आएगा? आउटस्टैंडिंग चेक्स क्या हैं? आउटस्टैंडिंग चेक्स आर डिडक्ट फ्रॉम बैंक बैलेंस। ये बैंक बैलेंस से डिडक्ट हो चुके हैं आउटस्टैंडिंग चेक्स। नेक्स्ट, बैंक सर्विस चार्ज। तो बैंक का जो सर्विस चार्ज है वो क्या है? एडिड टू बुक बैलेंस, डिडक्टेड फ्रॉम बुक बैलेंस, एडिड टू बैंक बैलेंस और डिडक्टेड फ्रॉम बैंक बैलेंस। तो बैंक सर्विस चार्ज क्या है? डिडक्टेड फ्रॉम बुक बैलेंस। तो बुक बैलेंस से इसको बैंक सर्विस चार्ज को क्या करते हैं? डिडक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट जब होगा तो ये कहाँ ऐड होगा? ऐड टू बुक बैलेंस, डिडक्टेड फ्रॉम बुक बैलेंस, एडिड टू बैंक बैलेंस और डिडक्टेड फ्रॉम बैंक बैलेंस। तो जब इंटरेस्ट क्रेडिट होगा बैंक अकाउंट में तो उसको हम कहाँ ऐड करेंगे? उसको ऐड करेंगे एडिड टू बुक बैलेंस। उसको बुक बैलेंस में हम ऐड करेंगे जब एक इंटरेस्ट क्रेडिट होगा बैंक अकाउंट में। नेक्स्ट है बैंक एरर बाई पोस्टिंग अनदर कंपनीज क्रेडिट मेमो टू योर कंपनीज बैंक अकाउंट। बैंक ने कोई एरर कर दिया, किसी एक कंपनी का जो क्रेडिट मेमो है उसको पोस्ट कर दिया उसने दूसरी कंपनी के बैंक अकाउंट में। एक कंपनी के क्रेडिट मेमो को दूसरी कंपनी के जो बैंक अकाउंट में उसने पोस्ट कर दिया। तो इसको क्या कहेंगे? ऐड टू बुक बैलेंस, डिडक्ट फ्रॉम बुक बैलेंस, ऐड टू बैंक बैलेंस और डिडक्ट फ्रॉम बैंक बैलेंस। तो ये क्या होगा? जब बैंकिंग एरर होगा बाय पोस्टिंग अनदर कंपनीज क्रेडिट मेमो टू योर कंपनीज क्रेडिट मेमो, देन इट इज डिडक्ट फ्रॉम बैंक बैलेंस। तो ये बैंक बैलेंस से इसको हम डिडक्ट कर देंगे। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर. I hope you will understand this lecture properly. So friends, if you have any queries regarding these lectures, feel free to comment below the video. So friends, if you want to join us on Instagram, Facebook and Telegram, you can search by these names. And if you haven't subscribed our channel, then please subscribe the channel.